सिलेबस की पीडीएफ में यूनिट 4 सिर्फ एक सिंगल लाइन में लिखी है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नल। पर सच्चाई ये है कि एक यूनिट नहीं है, ये तीन मैसिव सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। सेल सिग्नलिंग, कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। जब सिलेबस इतना बड़ा हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं और हर एक पाथवे, हर एक रिसेप्टर और इम्यूनोलॉजी का हर एक माइनर सेल्स को रटने लग जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एग्जाम हॉल में पाथवे मिक्स हो जाते हैं और पार्ट सी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपको CSI नेट में टॉप रैंक लानी है तो आपको एक परफेक्ट माइंडसेट चाहिए। एक टॉपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स पर एम करता है। और सच बताऊं तो NTA की यूनिट 4 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे GPCR, P53 म्यूटेशन और एपोप्टोसिस। अगर आपने इन्हें क्रैक कर लिया तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज मैं अपने JRF क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि यूनिट 4 की वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी। आज हम डिकोड करेंगे वो पार्ट सी का कैंसर और एपोप्टोसिस है जो आपके डायरेक्ट मार्क्स दिलवाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। नंबर 1, सेल सिग्नलिंग। बुक में 50 पाथवे है, पर आपको 80% टाइम सिर्फ 2 पाथवे पर देना है, GPCR और RTK। GPCR में स्पेसिफिकली CMP और IP3 ड्रैग पाथवे। और यहाँ NTA आपसे सिंपल पाथवे नहीं पूछेगा, वो टॉक्सिन पूछेगा। कॉलेरा टॉक्सिन GS प्रोटीन को कैसे लॉक करता है, और RTK में सिर्फ रेस मैप पाथवे पर फोकस रखना। नंबर 2, एपोप्टोसिस। सेल डेथ की बेसिक कहानी मत पढ़ना, यहाँ डायरेक्ट अटैक करो BCL2 फैमिली पर। आपके दिमाग में लिस्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटीन सेल को किल करता है और कौन सा सर्वाइवल के लिए मदद करता है। साथ में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का कैप्सिसिस का सीक्वेंस अच्छे से करो। नंबर 3, कैंसर बायोलॉजी। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मार्क्स दिला सकता है, प्रोटोऑन्कोजीन वर्सेस ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसमें 2 गार्डियंस है, P53 और RB जीन्स। अच्छे से करो। NTA हर दूसरे साल पूछता है कि जब DNA डैमेज होता है तो P53 सेल साइकिल को G1 फेज में कैसे रोकता है। और आखिरी नंबर 4, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, कैथरीन्स, इंटेग्रीन्स एंड सेलेक्टिन। इसे लंबा मत पढ़ना, इसका एक छोटा सा टेबल बनाकर किसमें कैल्शियम की जरूरत है और किसमें लिगांड्स कौन सा है, ये पार्ट सी में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आता है और 10 सेकेंड में 4 मार्क्स दे सकता है आप सभी को। अब आते हैं यूनिट 4 के उस हिस्से पर जिसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं, इम्यूनोलॉजी। क्यूबीज जैसी स्टैंडर्ड्स बुक देखकर लगता है कि हम CSI नेट नहीं MBBS की एग्जाम दे रहे हैं। पर डरना बंद करो, क्योंकि NTA आपसे मेडिकल डिटेल्स नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इन 4 छोटे टारगेट्स पर ध्यान देना है। पहला है एंटीबायोटिक्स। इनके हैवी जेनेटिक्स में मत घुसना, सिर्फ इनके बेसिक्स फंक्शन याद करो, जैसे प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा आता है, सिक्रीशन जैसे आंसू और सलाइवा में कौन सा होता है। ये डायरेक्ट पार्ट बी के क्वेश्चन है। दूसरा टारगेट है MHC1 और MHC2। NTA पूछेगा कौन सा MHC किस T सेल के एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना। तीसरा टारगेट है हाइपर सेंसिटिविटी। इसके लंबे लंबे क्लिनिकल पैराग्राफ्स बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ एक सिंपल टेबल बनाओ, टाइप 1, 2, 3 और 4 किस मॉलिक्यूल या सेल से मीडिएटेड होता है। NTA डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग देगा, 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है एक एक्सपेरिमेंट, वो जो कि है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पर। अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस और स्पेसिफिकली HAT मीडियम का सिलेक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा तो आप पार्ट सी का 4 मार्क्स टेबल छोड़ कर आ रहे हो। HAT मीडियम अनफ्यूज सेल्स को कैसे मारता है और हाइब्रिड सेल को कैसे बनाता है, यह आपको आना चाहिए। सिलेबस तो हमने कवर कर लिया, पर असली एग्जाम में टॉपिक्स को अटेंड कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो देखते हैं पार्ट बी और पार्ट सी की स्ट्रेटेजी यूनिट 4 के लिए। पार्ट बी का फंडा बिल्कुल स्ट्रेट है, ये प्योर फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। 30 सेकेंड्स में अपना आंसर टिक करो, अगर फैक्ट याद नहीं है तो उसे तुरंत स्किप करो, नेगेटिव मार्किंग में मत पढ़ना। लेकिन यूनिट 4 का असली मज़ा और JRF सिलेक्शन छुपा है पार्ट सी में।
और यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ कैंसर बायोलॉजी सॉल्व करने का सबसे बड़ा है, द गेन वर्सेस लूज ऑफ फंक्शन स्ट्रेटेजी। ध्यान से सुनना, एनटीए आपसे कभी सीधा पाथवे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि अगर इस पाथवे में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए सिर्फ एक गोल्डन रूल दिमाग में बैठा लो, अगर एक प्रोटोन को जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो वो ओवर रिएक्ट हो जाता है और हमेशा जीटीपी से बाउंड रहता है, तो कैंसर होगा। और दूसरी तरफ अगर एक ट्यूमर सप्रेसर जीन में लूज ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो भी कैंसर होगा। एग्जाम हॉल में जब 4 लंबे लंबे ऑप्शंस आएंगे तो बस इस रूल को अप्लाई करना, आप आराम से 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। अब आते हैं बुक्स पर। यूनिट 4 के लिए ब्रूट्स अल्बर्ट सिग्नलिंग के लिए और क्यूबिक इम्यूनोलॉजी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने क्यूबिक को पेज 1 से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका जेआरएफ का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। ये बुक इतनी डिटेल में है कि उसमें खो जाओगे। तो स्ट्रेटजी क्या है? आपको इन मोटी बुक्स को तभी खोलना है जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखना हो। एनटीए की एक बहुत पुरानी आदत है, वो ब्रूस अल्बर्ट से डायरेक्ट पाथवे के डायग्राम्स उठाते हैं और उसमें लेबल्स हटाकर आपसे पार्ट सी में आइडेंटिफिकेशन का पूछते हैं, स्पेशली जीपीसीआर साइकिल, आरटी के पाथवे और P53 का फ्लो चार्ट। अगर आपने इन स्टैंडर्ड बुक्स के डायग्राम्स को एक बार भी ध्यान से देखा है तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग तुरंत पैटर्न रिकॉग्निशन करेगा और आप बिना कंफ्यूज हुए सही आंसर टिक करोगे। एक और छोटा सा है, लोकेशन मैप बनाओ। हर रिसेप्टर का लोकेशन नोट करो, कौन सा सेल मेम्ब्रेन पर है और कौन सा न्यूक्लियस के अंदर है। सिग्नलिंग में एनटीए के अक्सर यही चीज़ पूछी जाती है। आपको कंफ्यूजन भी बहुत हो सकती है, इसलिए नोट्स बनाओ, बुक्स को स्मार्ट वे में यूज़ करो, बोझ की तरह नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी यूनिट 4 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। हमेशा याद रखना, अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर आपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो जेआरएफ आपका पक्का है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि हमारा अगला टारगेट कौन सा होना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपका डर कम हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने लैबमेट्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और ऐसे ही टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप